उफ, कितनी हॉट हो ना तुम। यकीन मानो, जब से तुम्हें बगैर दुपट्टे के भीगे वजूद के साथ देखा है, तब से मेरे दिल में बेताबी उरूज पर पहुंच चुकी है। जी चाहता है कि न जाने कब तुम मेरी बाहों में आ जाओ और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूं जो मियां बीवी रात के अंधेरे में करते हैं। सामने खड़ा शहीर खानजादा अपनी बाहों को अपने सीने से यूं जोड़कर बोला जैसे इस वक्त वो नाजुक 17 साल कोमल सी लड़की उसकी बाहों में हो। उसके ये इरादे भांप कर हुरिया घबराई थी। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। फौरन अपने दुपट्टे को मजबूती से थाम कर कहने लगी कि शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी कजन इस घर में मजबूरी के तहत रह रही हूँ और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। दे मेरा मोबाइल मुझे, मैं भी तायाजान को कॉल करके बताती हूँ कि आप मेरे साथ इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। उसकी आंखों से तो आंसू छलक कर गाल पर आ गए थे। घबराए हुए अंदाज में ये कहकर वो अपना हाथ आगे मोबाइल की तरफ बढ़ाने ही लगी कि जब शहीद ने मोबाइल खींचकर अपने गाल के करीब कर लिया। कहने लगा, रात के इस वक्त क्या करोगी मोबाइल का? तुम तो अच्छे से जानती हो कि इस वक्त तायाजान सो रहे होंगे। बताओ बताओ, रात के इस पहर मोबाइल पर क्या देखोगी? वो अपने लब काट कर इंतहाई शोक अंदाज में बोला था। हुरिया का जी चाहा कि अभी जमीन फटे और वो उसमें धंस कर रह जाए। आंखों में आंसू आने लगे थे। वो मजीद इस लड़के की बेबाकियां बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने इस वक्त कमरे से बाहर जाना ही बेहतर समझा, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो फौरन शहीर खानजादा आगे बढ़कर दरवाजा लॉक कर चुका था। उसकी तो जान लबों पर आ गई थी। कहने लगा, कहाँ जा रही हो? अब कमरे में अपनी मर्जी से आई हो तो क्या मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? चलो शाबाश, मुझे एक बार फिर वो नजारा दिखाओ ना। वो इंतहाई कमीनगी के साथ कहता अपनी खोली हुई शर्ट से अपने सीने पर हाथ मसलने लगा। इस वक्त वो इंतहाई गिरा हुआ नीच लग रहा था, जैसे कोई गली का लोफर लफंगा। कुछ देर पहले हुरिया नहाकर वॉशरूम से निकले थे। शदीद गर्मी थी, दुपट्टा बेड पर ही पड़ा हुआ था। गीले बालों को फैलाती जैसे ही वो बाहर आई तो बालों का पानी टपक कर उसके बारीक लिबास को गीला कर चुका था। लॉन की शर्ट उसके वजूद से यूं चिपकी थी कि पहना न पहना बिल्कुल बराबर ही हो चुका था। ऐसे में न जाने कहां से शहीर उसके कमरे में चला आया था। घबराकर उसने जल्दी से शेफून का दुपट्टा अपने इर्द गिर्द ओढ़ा, लेकिन वो भी उसकी रानाइयों को छुपाने में नाकाफी साबित हुआ। कदम ब कदम उसके करीब चलता हुआ शहीर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर दबा चुका था। यूं किसी गैर महरम का हाथ अपने वजूद पर रेंगता महसूस करके वो तड़प ही तो चुकी थी। फौरन उसे दूर झटका देकर कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? एक जोरदार थप्पड़ वो उसके मुंह पर मार चुकी थी। वो कहने लगा, शादी करनी है तुमसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? होने वाला शौहर हूं मैं तुम्हारा। शहीर खानजादा कोई आम इंसान नहीं। तुम जानती हो तुम्हें इस थप्पड़ की कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो उसे जबड़े से दबोच कर बोला था और इस कदर जोर से जबड़ा दबाया था कि हुरिया को लगा कि उसका मुंह ही टूट जाएगा। वो खुद को उसके सख्त हाथ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी जब वो कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें शादी से पहले बगैर चेक किए यूं ही तुम्हें अपना लूंगा? शहीर खानजादा अगर कोई गाड़ी भी लेता है ना तो पहले 3 दिन उसे चला कर देखता है। अगर मतलब की हो तो ही खरीदता है। तो भला अपनी बीवी को बगैर चेक किए वो कंवारी है या समझ रही हो ना तुम? जब तक तुम मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करने वाला। हुरिया जो खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखती थी, ये अल्फाज सुनकर तो हड़बड़ा सी गई थी। इस वक्त वो दोनों घर में अकेले थे। खुद को छुड़वाकर बड़ी मुश्किल से वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी जब गुस्से से शहीर ने उसे गर्दन से पकड़ा और लॉन की शर्ट खींचने पर फटती चली गई। एक चीख थी जो हुरिया के लबों से निकली थी। जब शहीर खानजादा ने फौरन उसके, तुम्हें गर्मी नहीं लगती क्या इस अबाया और हिजाब में? हमारा तो इस दुपट्टे में भी सांस बंद हो रहा है। पता नहीं तुम कैसे ये इतनी धूप और गर्मी में हिजाब और ये अबाया इतना मोटा पहनकर आ जाती हो। हुरिया जो अभी अपने स्कूल से निकलकर कॉलेज में दाखिल हुई थी, उसकी 2 सहेलियां आरफा और नूर ने उसे देखा। हुरिया ने एक नजर उनके चेहरे पर डाली। दोनों ही इस वक्त यूनिफॉर्म में थी, मगर यूनिफॉर्म भी ऐसा था कि बहुत चुस्त था। वजूद की रानाइयां वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। उस पर फिर खुले बाल, हल्का हल्का मेकअप जो वो रोज करके आया करती थी ताकि कॉलेज के लड़कों को इम्प्रेस कर सकें। मगर जैसे ही वॉइस प्रिंसिपल का राउंड शुरू होता तो फौरन टिश्यू पेपर से सारा मेकअप उतार कर फेंक रही होती थी। ये इस शहर का जाना माना मशहूर कॉलेज था। वाहिद हुरिया थी जो यहाँ पर बुर्का पहनकर आती और साथ नकाब भी करती। उसकी बात सुनकर वो कहने लगी, हाँ गर्मी तो लगती है, लेकिन मैं इस गर्मी के चक्कर में अल्लाह ताला को तो नाराज नहीं कर सकती ना। जरा खुद सोचो, इस बुर्के में गर्मी की खातिर मैं ये बुर्का उतार कर बाल खोल कर बाहर घूमना शुरू कर दूं तो फिर जहन्नुम में मेरा क्या बनेगा? ना बाबा ना, मुझे सीख कबाब बनने का कोई शौक नहीं है। हुरिया फौरन झुरझुरी लेकर बोली और उसकी सारी मॉडर्न सहेलियां इस बात पर अपने नाक मुंह चढ़ा चुकी थी। जिस माहौल में वो बड़ी हुई थी वहां पर बस नाम के ही मुसलमान रहते थे, किरदार से इस्लाम बिल्कुल भी नहीं लगते थे।
हुरिया माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शहर में रहती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ पर लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते, मगर इसके बावजूद वो सबसे मुनफरिद थी। शायद इसकी वजह ये थी कि वो 5 वक्त की नमाजी थी। लेक्चर के दौरान भी हमेशा काम से काम रखती। 17 साल हुरिया सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स थी। पेपर्स के बाद अभी उसकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। क्लास में मौजूद 3 लड़के ऐसे भी थे जिनकी कब से हुरिया पर नजर थी। जब भी हुरिया को आता देखते तो तीनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते कि अरे यार बहुत हुस्न देखा है, लेकिन इस पर्दे के पीछे वाले हुस्न को देखने की चाहत, लगता है जैसे चाहत ही रह जाएगी। 1 साल से इस लड़की को यहाँ पर देख रहे हैं, मगर मजाल है तो इसने कभी नकाब हटाया हो, कभी नकाब तो कभी मास्क। हमेशा इसने अपना चेहरा छुपा कर ही रखा होता है। वो क्लास के तीनों इंतहाई ओबाश किस्म के लड़के थे। अभी भी तीनों हुरिया के वजूद पर अपनी गंदी नजरें जमाना चाहते थे, मगर उसने जो अबाया पहन रखा था उसके ज़ाहिरी खदोखाल उन पर बिल्कुल भी आयाम नहीं हो रहे थे। इनमें से एक लड़का कहने लगा, अले यार कब तक तरसते रहेंगे, मैं तो कहता हूँ आज इसे ले धरते हैं। वैसे भी ये कौन सा अपने बाप भाई के साथ आती है, लोकल गाड़ियों में ही तो आती जाती है। आज बहाने से इसे पकड़कर रास्ते में आने वाले वीरान स्कूल की बिल्डिंग में ले जाएंगे। और फिर वो लड़का अपने लबों पर जबान फेरते हुए बोलकर हंसा तो बाकी दोनों भी हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि हुरिया बेसाख्ता कांप कर रह गई। इस मासूम सी लड़की को तो खबर भी नहीं थी कि ये तीनों लड़के कैसी कैसी बातें उसे सोच कर रहे हैं। कॉलेज से फारिग होते ही जैसे छुट्टी हुई तो उसने जल्दी से अपना नकाब ठीक किया और बाहर निकलकर सामने ही उसकी वैन खड़ी थी, लेकिन लड़कियों का काफी रश था। इससे पहले कि वो वैन की तरफ बढ़ती, एक लड़का उसके पास आकर कहने लगा कि हुरिया बाजी कहाँ जा रही हैं आप? आपके बाबा तो इधर पिछली गली में खड़े हैं, रश बहुत ज्यादा है ना, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको बता दूं। वो जिस कदर मासूम अंदाज में बोला था, हुरिया के चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही आ गई थी। एक लंबे अरसे के बाद उसके वालिद जवाद साहब उसे लेने के लिए आए थे। वो मुस्कुरा उठी और फौरन बैग को मजबूती से कांधे पर रख के दूसरी तरफ जाने लगी, मगर जैसे ही वो थोड़ी आगे गई तो फौरन एक वैन उसके पास आकर रुकी और इनमें बैठे हुए इन तीनों ओबाश लड़कों ने उसे अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। वो चीखने लगी, बचाओ प्लीज हेल्प मी, छोड़ो मुझे। वो चीखते हुए मुसलसल ऐसा कह रही थी, मगर एक लड़के ने उसे बाजू से जब जोर से खींचा तो उसके यूनिफॉर्म की आस्तीनें फट चुकी थी और उसके नाखून उसकी सफेद दूधिया बाजू पर अपने निशान छोड़ते चले गए थे। उसे बाजू से खींचकर गाड़ी में बिठा रहे थे, मगर वो दूसरे हाथ से वैन का दरवाजा पकड़कर खड़ी थी। लोग पीछे खामोश तमाशाई बने खड़े थे। किसी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल लिया तो कोई दूर खड़ा ये मंजर देखने लगा। किसी में भी जुर्रत ना थी कि आगे बढ़कर वो उन्हें रोक सके। एक लड़के ने फौरन आगे बैठे ड्राइवर को कहा कि अबे गाड़ी चला दे, हम इसको वैसे ही घसीट कर ले जाते हैं, मगर इसे इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इन तीनों लड़कों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था, मगर तभी जैसे ही वैन ने आगे बढ़ना चाहा तो एक गाड़ी और उस गाड़ी के आगे आ गई और जोरदार टक्कर उस गाड़ी को मार दी। वैन का अगला हिस्सा बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था और ड्राइवर की टांग गाड़ी आगे से बिल्कुल टेढ़ी होने की वजह से अंदर ही फंस चुकी थी। वो दर्द से चिल्लाने लगा था। इस झटके से हुरिया दूर जा गिरी। गाड़ी से फौरन एक बारूद शख्स निकला जो अभी भी कई जवानों को मात देता था। अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर उसने इन तीनों लड़कों को पकड़ा और फिर यके बाद तीसरे थप्पड़ उनके मुंह पर दे मारे। हुरिया ने माथे से बहने वाले खून को अपनी आंखों से साफ करते हुए जब देखा तो सामने उसके बाबा खड़े थे जो इन 3 लड़कों को बुरी तरह से मार रहे थे। फौरन पुलिस को खबर की गई। तीनों लड़के पुलिस के हवाले कर दिए गए और हुरिया अपने बाप के गले लगकर रोने लगी। फौरन उन्होंने अपनी वेस्टकोट उतार कर हुरिया को पहनाई। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि इन लड़कों को जान से मार देते। इनमें से एक लड़का अमीर बाप की औलाद था। कहने लगा, ए बुड्ढे तूने अच्छा नहीं किया, इतना ही तुझे अपनी इज्जत की फिक्र है तो अपनी बेटी को 7 पर्दों में छुपाकर घर में रख। अगर बाहर भेजेगा तो हम तो देखेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। एक आखिरी मुक्का उसके मुंह पर इतनी जोर का जावेद साहब ने मारा था कि जबड़ा ही टूट चुका था। कहने लगे, तुम जैसे कमीनों गंदी नाली के कीड़ों की वजह से एक शरीफ लड़की मुकम्मल पर्दे में भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। लानत है उन वालिदैन पर जो तुम लोगों को इस दुनिया में लाए। दोबारा अगर किसी ने मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखा या किसी भी लड़की की तरफ गलत नजर रखी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुलिस उन्हें पकड़कर ले जा चुकी थी, मगर इन तीनों लड़कों में मौजूद एक लड़का उसामा गुस्से से बिफरा हुआ था। जाते जाते कह गया कि ऐसा बदला लूंगा कि याद रखोगे। जावेद साहब हुरिया को घर तो ले आए थे, मगर वो मुसलसल रो रही थी। घर जाकर अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगी। जावेद साहब गिरने के से अंदाज में सोफे पर बैठते और हुरिया की वालदा से पानी का ग्लास मांगा। आज अगर वक्त पर वो कॉलेज ना पहुंचते तो न जाने क्या हो जाता। वो तो समझ रही थी कि शायद ये किसी और की बच्ची है, मगर ये तो उनकी अपनी ही बेटी थी। हुरिया रोते हुए अपनी माँ के साथ कमरे में गई। रखशंदा बेगम भी रोए जा रही थी। जैसे जैसे उन्होंने फटा हुआ यूनिफॉर्म अपनी बेटी के वजूद से हटाया तो उस पर लगे उन जालिमों के नाखूनों के निशान देखकर वो उसे सीने से लगा गई थी। इस हादसे के बाद हुरिया काफी डर चुकी थी। कहने लगी, मामा पापा मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे आगे नहीं पढ़ना। वो जालिम दरिंदे एक बार फिर मेरे वजूद को नोचना शुरू कर देंगे। मुझे खौफ आता है,
इसीलिए वो कॉलेज तकरीबन छोड़ चुकी थी। एक शाम जब हुरिया अपने माँ बाप के साथ घर से बाहर निकली तो दूसरी जानब से उसामा भी इसी ताक में बैठा था। अमीर बाप की औलाद था तो वो उसी रात ही खुद को हवालात से छुड़वा चुका था और अब बदले की आग उसके सीने में जल रही थी। दूसरी जानब हुरिया जो कितने महीनों से घर में ही बंद थी, जवाद साहब जबरदस्ती उसे और रखशंदा बेगम को बाहर ले आए थे ताकि मूड उसका थोड़ा बेहतर हो जाए, मगर गाड़ी अभी रास्ते में ही थी। जब सुनसान रास्ता देखकर उसामा ने फौरन अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी और फिर जवाद साहब की गाड़ी पर फायर कर दिया। गोली सीधा जाकर टायर पर लगी और टायर फट चुका था। दिल खराश चीखों की आवाज गूंजने लगी। गाड़ी सड़क से उतरकर सीधा जमीनों में गई और बड़े पीपल के पेड़ से टकरा चुकी थी। खौफ के मारे रखशंदा बेगम तो बेहोश हो गई थी। कांच के टुकड़े उनके चेहरे और गले में पेवस्त हो गए थे। हुरिया जख्मी हालत में अपने माँ बाप को देख रही थी। कुछ बोलना चाहती थी तभी उसामा वहां पर आया। इस बार उसने अपना चेहरा नहीं ढांपा हुआ था। जब उसने जवाद साहब की सांसें चलती देखी तो गुस्से से पहले हुरिया को देखने लगा। फिर जवाद साहब ने कपकपाते हुए अपना हाथ उसके गले की तरफ बढ़ाया ताकि उसे दबोच सकें कि तभी उसने फौरन फायर कर दिया। हुरिया बाबा कहकर फौरन आगे बढ़ी थी। भले जख्मी थी मगर उसामा के हाथ को पकड़कर उसने उसामा की तरफ मोड़ दिया और इस हाथापाई में गोली उसामा के सीने पर भी चल चुकी थी। सर में गहरी चोट होने की वजह से हुरिया की आंखें बंद होने लगी। वो अपने मामा बाबा की तरफ बढ़ना चाहती थी मगर वहीं बेहोश हो चुकी थी। 5 घंटों तक वहां पर कोई भी ना आया। जब कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। हुरिया को जैसे ही होश आया तो वो रोते हुए अपने मामा बाबा को पुकार रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे माँ बाप किधर हैं। उसामा ने उन्हें मार दिया। नर्स उसे संभालने लगी और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। जवाद साहब और रखशंदा बेगम इस हादसे में मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उनका हंसता बसता घर उजड़ चुका था। इस वक्त आलमपुर गांव में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। इफ्तिखार साहब दालान में बैठे अखबार का मुतालिया कर रहे थे। पास ही उनकी बीवी सुल्ताना बेगम बैठी चाय पी रही थी। जब शहर से उन्हें कॉल आई थी, नंबर तो जवाद का था। उनका मामूल था कि हर 1-2 दिन के बाद उनका राब्ता होता था। वो मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे देखो भाई, मैं अभी अपने भाई को याद कर रहा था और अभी उसकी कॉल आ गई। मगर जैसे ही फोन कान से लगाया तो उनका वजूद कांपने लगा। कहने लगे, ये क्या कह रहे हो? जवाब को कुछ नहीं हो सकता, मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक ठाक था। अभी कल रात ही तो मेरी उससे बात हुई थी। पूरे घर में कोहराम मच गया था। फौरन गाड़ियां निकलवाई गईं और शहर जाया गया जहां पर उनके भाई और भावज का जनाजा पड़ा था और पास खुद बनी जख्मों और पट्टियों से लिपटी हुई हुरिया बैठी थी। जैसे ही उसने ताया को देखा तो चिल्लाते हुए ताया के साथ लग गई और रोते हुए बताने लगी कि कैसे ये सब कुछ हुआ। उसामा भी मौके पर ही जाँ बहक हो चुका था। वो जिस तरह चीख चीख कर रो रही थी, बाहर आकर बैठा अपनी कनपटी खुजाता हुआ शहीर खानजादा ये आवाज़ सुनकर तड़प ही तो चुका था। धीरे धीरे कदम उठाता जब वो लाउंज में आया तो सामने हुरिया को रोता देखकर एक पल को रुक चुका था। बचपन में ही कहीं दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके बाद वो अपने माँ बाप के साथ शहर चली गई थी। वो गांव का रहने वाला था मगर शहर की लड़कियों को सोचकर ही उसके मन में गुदगुदी सी होती थी। वो सोच चुका था कि शादी करेगा तो किसी शहरी लड़की से, पढ़ी लिखी से ही। शहरी लड़कियां मॉडर्न होती हैं, खूबसूरत होती हैं, गांव की लड़कियों जैसी नहीं होती, बल्कि अपने शौहर के साथ जी भरकर रोमांस करती हैं। इंतहाई भड़कीले और रोमांटिक मिजाज रखने वाले शहीर ने हमेशा जहन में एक रोमांटिक बीवी के ख्यालात ही सोच रखे थे। चंद रोज पहले ही तो उसके माँ बाप ने कहा था कि हम तुम्हारे रिश्ते की बात हुरिया से करते हैं। खैर से वो भी अब 17-18 साल की हो चुकी है। मंगनी कर देंगे और कुछ दिनों के बाद शादी। उसका तो मन मचल चुका था। जहन में 100% यकीन था कि वो पैंट शर्ट पहनती होगी, टाइट कपड़े, फिर खुले बाल और बहुत तेज तरार किस्म की होगी जो मर्द को कभी भी बोर नहीं होने देती। अपने चचा को कांधा देकर जिस वक्त वो जनाजा उठाने लगा तो वो रोती हुई अपने माँ बाप के जनाजों को पकड़ चुकी थी। एक पल में उसकी कुल कायनात ही उजड़ चुकी थी, मगर शायद यही नसीब का लिखा था। उन्हें कब्रिस्तान की तरफ दफनाने के लिए ले जाया जाने लगा और हुरिया अपने ताई के साथ लगकर रोने लगी। यहाँ पर अब हुरिया का कुछ भी नहीं बचा था। 3 रोज तक वो वहां पर रहे और फिर इसके बाद इफ्तिखार साहब कहने लगे, देखो बेटा, जिसने जाना था वो तो चला गया। ये दुख तो शायद अब उम्र भर का साथ होगा, मगर अब मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम अब हमारे साथ गांव चलोगी। एक नजर उसने घर को देखा था जिसमें उसका बचपन गुजरा था। फिर एक गहरी सांस खारिज करके उसने चुपचाप सामान समेटना शुरू कर दिया। पिछले 3 रोज से शहीर भी उसे देख रहा था, सादा सी शलवार कमीज में और सर पर दुपट्टा रखने वाली हुरिया ने जब घर से बाहर निकलने से पहले अबाया पहन लिया तो वो चौंक पड़ा। कहने लगा, तुम अबाया पहनती हो? उसके यूं कहने पर वो फौरन कहने लगी, जी मैं मुकम्मल पर्दा करती हूँ। ये सुनकर शहीर के माथे पर बल पड़े थे। सारे रास्ते उसके जहन में जैसे अजीब से ख्यालात बनने लगे। घर पहुंचते ही शहीर के साथ वाले कमरे को हुरिया को दे दिया गया। कुछ रोज बाद ही इफ्तिखार साहब अपनी बीवी और बेटे से कह चुके थे कि बस जैसे ही मेरे भाई का 40वां गुजरता है तो मैं हुरिया को अपने घर की बहू बना लूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि दोनों बच्चे खुश रहें। सुल्ताना बेगम भी इस बात में हामी भर चुकी थी, मगर शहीर के माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगा, अम्मा मैंने कहा था ना आपको मुझे कैसी लड़की चाहिए। ये तो कहीं से भी वैसी नहीं है, खोदा पहाड़ और निकले चूहे। ये वो वाला हिसाब हो गया। ये तो बिल्कुल सादी सी लड़की है।
ना इसे पहनने ओढ़ने की तमीज है। इतने खुले कपड़े पहने होते हैं जैसे किसी तंबू को पहन रखा हो। मुझे तो मॉडर्न लड़की चाहिए बस, मैं ऐसी बोर लड़की के साथ शादी नहीं करने वाला। उसकी ये बात सुनकर उसके वालिद गुस्से में आ गए कि खबरदार, तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो ये मेरी भतीजी है और हमेशा इस घर में मेरी बेटी और तुम्हारी बीवी बनकर रहेगी। अगर तुमने जरा भी चूं चढ़ा की तो देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करूंगा। आज तक तुम्हारी बेजा ख्वाहिशें पूरी कर करके तुम्हारी माँ ने तुम्हें लोफर कर दिया है, बिगाड़ दिया है, मगर इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। अपने बाप से तो वो पहले ही बहुत कतराता था, इसीलिए चुपचाप कमरे में आ गया। बिला शुबा वो हसीन थी मगर बिल्कुल ही गाय थी। जैसे ही मोबाइल उठाया और टिकटॉक पर वीडियोस देखने लगा तो एक बार फिर शहरी लड़कियों की वीडियोस सामने आने लगी। छोटे छोटे कपड़े, खुले बाल और फिर उनकी नजर आती रानाई। वो तो बिल्कुल किसी हीरोइन जैसी लड़की को ब्याह कर लाना चाहता था। कुछ रोज बाद ही 40वां भी गुजर चुका था और वो अपने माँ बाप के गम में घुलती। कभी नवाफिल पढ़ रही होती तो कभी कुरान पाक खोल कर बैठी होती। उसे इनकी बहुत याद आ रही थी। एक शाम जब वो किचन में काम कर रही थी तो वो उसके करीब चला आया। कहने लगा कि तुम्हें मेरे साथ शादी पर कोई एतराज नहीं है। वो फौरन नजरें झुकाकर कहने लगी, जी नहीं, मेरे बड़ों ने जो फैसला कर दिया मुझे यही मंजूर है। 17 साल पतली सी लड़की के मुंह से ये सुनकर वो कुछ चौंका था। फिर कहने लगा, सोच लो, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। वो कहने लगी, अगर आपको शादी से मसला है तो आप खुद अपने माँ बाप को मना कर दीजिए, मगर मैं बड़ों के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। वो इस कदर सख्त से अंदाज में बोल रही थी कि जैसे शहीद का होना न होना उसके लिए कुछ फर्क ही नहीं रखता। शहीद कहने लगा, देखो मुझे ना मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली, अपने शोहर को अच्छे से सेटिस्फाई करने वाली, छोटे बाल, शोख अंदाज। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, घबरा कर उसे हुरिया ने देखा था। फिर कहने लगी, आप मुझसे ऐसी बातें मत करें प्लीज, चले जाएं यहाँ से। मुझे शादी से पहले मंगेतरों का जो बातें करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर उसके माथे पर बल पड़े थे। तो उसकी कमजोरी भांप चुका था और बस अब इन्हीं चक्करों में था कि किसी तरह इस लड़की को इस कदर मजबूर कर दे कि वो खुद ही शादी से इनकार कर दे। और ये सब कुछ उसने अपने माँ बाप की नजरों से बचकर करना था। हुरिया के दिल में शहीद के लिए किसी भी तरह के कोई जज्बात नहीं थे। वो तो अभी अपने माँ बाप के गम से ही नहीं निकली थी, उसामा की दी हुई तकलीफों से नहीं निकली थी। अभी भी वो अपने माँ बाप की तस्वीर को मोबाइल में देखते हुए आंसू बहा रही थी और इसी पर ही उसकी आंख लग चुकी थी जब धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खुला। उसने अपना कमरा लॉक नहीं किया था। शहीद रात के इस पहर उसके कमरे में आया। हर वक्त खुद को दुपट्टे में लपेट कर रखने वाली हुरिया बिस्तर पर आड़ी तिरछी अंदाज में लेटी हुई थी। उसके खूबसूरत बाल खुले हुए थे। जो कमीज उसने पहन रखी थी वो थोड़ी ऊपर को सरकी हुई थी। बेहिजाब कमर और फिर गर्दन से नीचे तक शर्ट का गहरा गला, वो भी हल्की रोशनी में देखकर शहीद के पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया था। वो अपने लबों पर जबान फेर कर कहने लगा, ये तो मस्त माल है, मगर क्या हुआ, ये थोड़ी बहुत बोल्ड हो जाए तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही होकर मुझे खुश करे, मगर बहन जी बनने का पता नहीं इससे क्या मिलता है। वो चलता हुआ उसके करीब आया और जब उसे बर्दाश्त ना हुआ तो अपना हाथ उसके बेहिजाब कमर पर रख दिया। जैसे ही हुरिया ने गैर मानूस सा लम्स महसूस किया तो एक सरशारी की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो समझ रही थी कि शायद ये ख्वाब है और ख्वाब में वो ये सब कुछ महसूस कर रही है। एक हल्की सी सिसकारी उसके लबों से निकली थी और वो थोड़ी कसमसा कर सीधी हुई। यही लम्हा था जब शहीद ने अपना हाथ मजीद सरकाना शुरू कर दिया और दूसरा हाथ उसके लबों पर फेरने लगा। उसके अनारी नाजुक लबों को देखकर जी चाह रहा था कि अभी इन लबों पर अपनी शिद्दतें लुटाना शुरू कर दे। तो अभी तक हुरिया को ऐसा लग रहा था कि वो ख्वाब देख रही है। तभी धीरे धीरे शहीद ने उस पर झुकना शुरू कर दिया। जैसे ही हुरिया को अपने लबों पर सांसें गिरती महसूस हुई तो वो फौरन आंखें खोल चुकी थी। अपने बेहद करीब शहीद को देखकर उसके लबों से चीख निकलने वाली थी, मगर वो फौरन उसके मुंह पर हाथ रख गया। तो उसके बाजू से खुद को छुड़ाते हुए उसे मारना चाहती थी, मगर वो उसके बाजू भी पकड़ चुका था। कहने लगा, ये क्या जंगली बिल्ली की तरह पंजे मारने का सोच रही हो? होने वाला शौहर हूँ तुम्हारा, इतना तो हक बनता है मेरा कि मैं तुम्हारे इन टूटी फ्रूटी को टेस्ट कर सकूं। वो मुस्कुराता हुआ बोला था, जबकि हुरिया तो यूं थी जैसे काटू तो लहू न निकले। उसे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका कजन शहीद उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। वो थर थर कांपने लगी और खुद को छुड़वा कर कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? मैं अभी तायाजान को बताती हूँ, मेरी इज्जत यहाँ पर महफूज नहीं। मैं आप जैसे शख्स को कभी भी अपना शौहर मान ही नहीं सकती। वो जैसे ही वहां से उठने लगी तो फौरन वो हाथ पकड़कर कहने लगा, खबरदार, मेरे माँ बाप को मेरे खिलाफ भड़काया तो ये मत भूलो कि इस खानदान का अकलौता वारिस मैं ही हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है। जाओ जाकर कर दो इनकार शादी से। मुझे क्या, मैं भी तुम जैसी इतनी पेंडू लड़की से शादी नहीं करने वाला जो शहर में रहते हुए भी इस कदर डरपोक है। जाओ, शाबाश, जाओ। हुरिया फौरन उठी थी। वो दुपट्टे को अपने इर्द गिर्द जोर से लपेटते वो वहां से सीधा अपनी ताया ताई के कमरे में जाना चाहती थी,
मगर उसके कदम रुक चुके थे। गहरे गहरे सांस लेती अपने मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सांसें बहाल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अगर ताया ताई को बता देती तो न जाने वो उसके बारे में क्या सोचते। इसकी तो इज्जत पर बात आती, आखिर वो कौन सा उनका बेटा था। भला ऐसा शातिर बेटा तो कुछ भी इल्जाम लगा सकता था। अभी वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी कि जब पीछे से शहीर आ गया। कहने लगा, क्यों, क्या हुआ, कदम क्यों रुक गए? जाओ ना, जाकर लगाओ मेरी शिकायत। मैं तो बाज नहीं आने वाला, बेहतर है कि चुपचाप मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाओ। मैं तुम्हें बस शादी से पहले एक दफा टेस्ट करना चाहता हूँ, ताकि मुझे पता तो चले कि तुम कैसी हो। मगर हुरी अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार चुकी थी। उसके धक्का देकर फौरन कमरे से भाग आई थी और कमरा लॉक कर लिया था। सारी खिड़कियां और डोर लॉक करने के बाद वो दीवार से टेक लगाकर बैठ चुकी थी। सारी रात वो सो नहीं पाई थी, न जाने कब कहाँ से शहीर आ जाए। जीवन साथी को लेकर उसके भी कुछ ख्वाब थे। वो तो यही चाहती थी कि बस जो भी उसकी जिंदगी में शामिल हो उसकी तरह 5 वक्त का नमाजी, इस्लाम का कायल हो। मगर शहीर तो उसके अंदाज से बिल्कुल ही उलट था। क्या खबर कि उसके साथ वक्त गुजार कर उसे छोड़ दे। रोते हुए वो अपने माँ बाप को बुला रही थी, जो इस भरी दुनिया में उसे तन्हा छोड़कर जा चुके थे। अगले रोज वो बहुत देर बाद कमरे से बाहर निकली थी। सुल्ताना बेगम को देखकर उसका जी चाहा कि वो उन्हें बताए, मगर सुल्ताना बेगम ने जब उसके सामने शहीर की तारीफें करनी शुरू की तो ये कहने लगी कि बस सारी दुनिया एक तरफ और मेरा शहीर एक तरफ। वो तो खामोशी हो चुकी थी। ये भूल चुकी थी कि उसकी ये खामोशी उसे कितना बड़ा खमियाजा भुगतने पर मजबूर कर सकती है। जब भी शहीर घर आता तो उसे तंग करने का कोई ना कोई मौका हाथ से जाने ना देता था। वो लड़की नेक थी, सोमो सलाद की पाबंद थी और वो जानबूझकर रात को लॉन में बैठकर सिगरेट पीता। कभी कभी तो स्याह बोतलें भी पास रख लेता। सामने खिड़की से उसे ये सब कुछ करते हुए हुरिया देख चुकी थी। गांव के जागीरदार ऐसे ही होते हैं शायद। ताया अब्बा ही ने उससे ज्यादा ढील दे रखी है, मगर वो किसी भी तरह उसका कजन नहीं था। ये सोचकर वो अंदर से जल रही थी। अगले रोज जब शहीर घर आया तो उसने हिम्मत करके सुल्ताना बेगम के सामने ये बात की थी कि ताईजान, आपको पता है ये रात को सिगरेट पीते हैं, और उन्होंने अपने पास वो काले रंग की बोतलें भी रखी थी। वो ये सोचकर बता रही थी कि शायद उन्हें अगर पता नहीं है तो उसे डांटे, मगर फौरन सुल्ताना बेगम ने उसे घूर कर देखा था। उसका हाथ दबाकर कहने लगी, अरे चुप, अगर तुम्हारे ताया ने सुन लिया तो जान लेंगे इसकी। तुम्हें अगर ये बात करनी थी तो तब करती जब मैं अकेली थी। ताई के डांटने पर वो कांप ही तो चुकी थी। वो कहने लगी कि पागल हो गई हो, मुझे सब पता है कौन सा ये रोज रोज पीता है। बस ये मर्दों की ना आदत है, और वैसे भी हम जैसे खानदानी लोगों की तो यही शान होती है। अगर वो पी रहा है तो तुम्हें इससे मसला नहीं होना चाहिए। और हाँ देखो, मेरे बच्चे को जरा आजकल की शहरी लड़कियां पसंद है, इसीलिए तुमसे जरा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। थोड़ी बहुत अपनी ड्रेसिंग चेंज करो, खुद को मॉडर्न बनाओ, और ये जो पर्दा वर्दा करना है ना ये छोड़ दो, ऐसे ही अच्छी लगोगी। आज तो सुल्ताना बेगम ने भी उसे ये अल्फाज कह दिए थे। वो तो कभी भी खुद को बदलना नहीं चाहती थी, मगर सबकी बातों ने उसे एक फैसले तक जरूर पहुंचा दिया था। शहीद को भी उसे तंग करके न जाने क्या सुकून मिलता था। उसे यहाँ पर आए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक उसने कभी उसके कमरे में दोबारा जाने की जहमत नहीं की थी। उस शाम घर कोई नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि इस मोहतरमा को नकली छिपकली से डराता, पता तो चले करती क्या है। वो बगैर कदमों की चाह पैदा किए जाकर उसके कमरे में बेड पर बैठ चुका था। इस सब किचन का सारा काम समेटने के बाद हुरिया नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो टॉवल ले जाना भूल चुकी थी। गीले बालों ने उसके कपड़ों को भी पीछे से भिगो दिया था। जैसे ही अपने ध्यान से बाहर निकली और खुद को आईने में देखा, तभी उसकी नजर आईने में नजर आते शहीर पर पड़ी, जो बेखुद सा होकर उसे देख रहा था। वो तो उसे सरप्राइज देना चाहता था, मगर इस मंजर को देखने के बाद वही सरप्राइज हो चुका था। आज दूसरी बार था जब उसके खुले बाल और वजूद की रानाइयां देख रहा था। हुरिया चिल्लाई थी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कोई शर्म नहीं है आपको? कितनी बार मना कर चुकी, मेरे कमरे में मत आया करें। चाहते क्या हैं आप? क्यों मेरी जिंदगी यहाँ पर तंग कर रहे हैं? वो चीखी थी, मगर फौरन शहीर कहने लगा, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ बगैर किसी की इजाज़त के आ सकता हूँ। और वैसे भी तुम मेरी होने वाली बीवी का कमरा है ये। मैं तो आज मौके पर चौका मारने आया था, तुम्हारे साथ कुछ लम्हे गुजारना चाहता था, ताकि मुझे भी तो पता चले कि तुम कैसी हो, कैसा मिजाज रखती हो और मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो। हुरिया ने आज खामोशी का लिबादा उतार फेंका था। कहने लगी, चले जाएं यहाँ से, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि मैं आपके डर से शादी से इनकार करके सबकी नज़रों में बुरी बन जाऊंगी? हरगिज़ नहीं, आप इनकार करेंगे, समझे? आप खुद अपने माँ बाप के सामने शादी से इनकार करेंगे। वो उंगली उठाकर उसे ये सब कुछ कह रही थी, फौरन दुपट्टे से अपने आप को छुपा भी रही थी, मगर वो चलता हुआ उसके करीब आ गया और अगले ही पल अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर मजीद करीब करके कहने लगा, मेरे सामने तुम एक तितली की मानंद हो। अगर चाहूँ तो 2 मिनट में मसल कर
तुम्हारे ये जो पर है ना, ये तोड़ सकता हूँ, समझी? या तुम मेरे लिए खुद को बदल दो या फिर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। ऑप्शन अब तुम्हारे पास मैंने रख दिया है। अपने आप को हर एक पर्दे से आज़ाद करके मेरे सामने आओ, मुझे सेटिस्फाई करो और बताओ कि तुम वाकई शहीर खानज़ादा की उम्मीदों पर पूरा उतरती हो और शादी के बाद उसे बहुत सेटिस्फाई करोगी, इसे कभी बोर नहीं होने दोगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकती तो वो है दरवाज़ा, हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि मैं तुम जैसी बहन जी टाइप लड़की से ना शादी नहीं करने वाला। उसके वजूद से उठने वाली खुशबू शहीर को पागल कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ करता कि बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। ताया और ताई जान कहाँ गए थे? वहाँ से वापस आ चुके थे। शहीर कहने लगा, ओह शिट, अगर 10 मिनट और लेट आते तो मैं अब तक तुम्हारे साथ न जाने क्या कुछ कर लेता। ये कहकर वो उसे पूरी तरह से खौफजदा कर चुका था। पूरिया का सांस सीने में ही अटक कर रह गया था। इसके बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकली थी, मगर सोच चुकी थी कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। शहर में उसका घर था, वो वहाँ पर जाकर रह लेती, लेकिन अब यहाँ पर रहना उसके लिए आसान नहीं था। ताया और ताई ने उसके साथ जो नेकी की थी वो अपनी जगह पर ठीक था, मगर शहीर, उसके दिल में शहीर के लिए नफरत महसूस होने लगी। शहीर उसे जी भरकर जिच करने के बाद अपने माँ बाप के पास आ चुका था, जो एक फैमिली के पास ताज़ियत के लिए गए थे। वो हंसकर अपने माँ बाप के साथ बातें करता रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद हुरिया को भी देख रहा था, जो चुपचाप सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर लगा चुकी थी। जब सब खाने के लिए बैठे तो सुल्ताना बेगम ने उसे भी खाने को कहा, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है। वहां से सीधा कमरे में जा चुकी थी। बाकी सब खाना खाने में मसरूफ हो चुके थे। शहीर ने जब से उसे इस हालत में देखा था, मजीद उससे काबू करना मुश्किल हो चुका था। बार बार दिल गुनाह के लिए उकसा रहा था। इससे पहले कि उसने कई लड़कियों के साथ दोस्तियां रखी हुई थी। गाँव में जब दोस्तों के साथ मिलकर महफिल लगती तो रात गए तक शहीर से हसीनों को बुलाया जाता, जो पूरी रात नाचती रहती और अपनी अदाओं से इस गांव के अमीर कबीर लड़कों के दिल बहलाती रहती। खानदान के बाकी सारे लड़के पढ़े लिखे थे, मगर वाहिद शहीर था जिसने आगे की पढ़ाई नहीं की थी। वह मुश्किल मैट्रिक करके पढ़ाई छोड़ दी थी। शक्ल सूरत और रोब और दबदबे में बिल्कुल जागीरदार के तख्त पर फिट आता था, मगर पढ़ाई के मामले में बिल्कुल ही जीरो था। रात के तकरीबन 11:15 बजे का वक्त था जब शहीर ने एक बार फिर उस कमरे में जाने का सोचा। कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन इसके पास हुरिया के कमरे की एक और चाबी थी। दरवाजा खोलकर अंदर आया तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सामने बिस्तर पर वो कंफर्टर ओढ़कर लेटी हुई थी, मगर जैसे ही उसने आगे बढ़कर कंफर्टर हटाया तो उसे धचका सा लगा था, क्योंकि वहां पर तकिए रखे हुए थे। पूरे घर में फौरन उसे ढूंढने लगा। वॉशरूम में देखा, वो कहीं नहीं थी, मगर असल होश तो उसके तब उड़े जब उसने देखा कि अलमारी में उसके कपड़े मौजूद नहीं थे। पहले तो वो परेशान हुआ, लेकिन अगले ही पल सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ ये खुद ही चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। शायद शहीर खानज़ादा की प्लानिंग काम कर गई थी। वो हंसता हुआ उसी बेड पर गिरा था और खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चुपचाप कमरे की सेटिंग दोबारा वैसे ही कर दी जैसे हुरिया करके गई थी, और अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह हवेली में कोहराम सा मचा हुआ था। सुल्ताना बेगम घबराई हुई थी और इफ्तिखार साहब हुरिया को ढूंढ रहे थे, और वो मासूम बना इधर उधर देख रहा था कि आखिर कहाँ जा सकती है। मुझे तो लगता है उसका कोई आशिक था। मैं अक्सर उसको फोन पर बात करते हुए भी देखता रहा, मगर सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की इज्जत की वजह से चुप रहा कि चलो मुझसे शादी कर लेगी तो सारी आदतें छोड़ देगी। मगर देख लिया कि शहरी लड़की थी, मुंह मोमना था मगर करतूत काफनों वाले थे। तभी तो देखे कैसे सबका मुंह काला करके जा चुकी है। इफ्तिखार साहब अपनी भतीजी को कुछ खास जानते नहीं थे, बस बचपन ही से वो उससे अलग रहे थे, इसीलिए उसका किरदार कैसा था उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वो खुद भी काफी परेशान हो चुके थे, मगर गैरत ऐसी आड़े आई कि कहने लगे उसके लिए अब इस घर के दरवाजे बंद हैं। जिस आशिक के साथ गई है उसी के साथ रहे। अगर मुझे पहले पता होता कि इसका कोई आशिक भी है तो मैं इसे यहाँ लाता ही नहीं, बल्कि वहीं पर उसे रुखसत कर देता। बिला वजह अपने बेटे पर उससे शादी करने के लिए सख्ती करता रहा। ये सब कुछ सुनकर शहीर के तो दिल तक ठंडक पड़ गई थी। यही तो वो चाहता था, मगर एक बार भी उसने नहीं सोचा था कि रात के इस पहर हुरिया कहाँ गई होगी। वो लड़की जो कमरे में अंधेरा करने से भी डर जाया करती थी, जिसने आज तक बाहर की दुनिया और लोगों के रंग ढंग नहीं देखे, बाप जिसका साया बनकर हमेशा उसके साथ रहता था, वो कैसे और कहाँ गई होगी। पहले 2 रोज गुजरे, फिर 2 हफ्ते, यहाँ तक कि 1 महीना गुजर चुका। सबकी जिंदगी तो जैसे हुरिया खत्म ही कर चुकी थी, मगर शहीर चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। बार बार उसके जहन में हुरिया का वो मासूम चेहरा आता, वो आंखें आती जब उसके करीब जाता और वो कांपती थी, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। वो तो उसे तंग करना चाहता था, मगर अब उसका ज़मीर धीरे धीरे उसे मलामत करने लगा था। आज उसके दोस्तों के साथ बैठक थी। गांव में उनकी एक बड़ी दावत होने वाली थी। अपने दोस्तों और बाकी गांव के जागीरदारों के साथ बैठा। वो इस वक्त स्टीम रोस्ट खा रहा था जब उसका दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि यार, इतनी बड़ी महफिल अगर अरसलान ने लगवा ही ली है तो अगर 3-4 बच्चियां भी मंगवा लेता तो बात बन जाती। वो हंसकर बोला था,
शहीर ये सुनकर टिश्यू से अपने लब साफ करते हुए कहने लगा, हाँ मंगवा ही लेता। उसे यूं ठंडा पड़ा देखकर वो कहने लगा, क्या हुआ? काफी दिन से तुझे देख रहा हूँ, तेरे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, हर वक्त खोया खोया से रहता है। तभी दूसरा दोस्त भी साथ लुकमा देते हुए कहने लगा, हाँ मुझे तो लगता है शायद भाई हाजी को प्यार हो गया है। शहीर साहब, जैसी तुम्हारी हालत लग रही है ना, जब तक प्यार व्यार का चक्कर ना हो ना, तब तक ऐसे कोई भी खोया खोया नहीं रहता। उनकी बात पर उसके जहन में हुरिया का ही चेहरा बना था, लेकिन सर झटक कर वो कहने लगा, नहीं ऐसा कोई नहीं है। अभी किसी बाप ने ऐसी बेटी पैदा ही नहीं की जो शहीर के होश उड़ा सके। मैं सिर्फ अपनी आंखें ठंडी करता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये कहकर वो गहरी सांस खारिज कर चुका था। सामने 3 रक्कासाएं नाच रही थी। अपने जौहर दिखाकर वो यहाँ पर बैठे मर्दों के दिल उभारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि उसके साथ बैठे उसके दोस्त भी जाकर इन डांसर्स के साथ डांस करने लगे थे, मगर वो चुपचाप एक तरफ बैठा था। वरना इससे पहले तो लड़कियों के साथ नाचना, उन पर पैसे वार कर फेंकना तो उसका पसंदीदा मशगला हुआ करता था। दिल में बेचैनी बढ़ने लगी थी। न जाने उसे क्या ख्याल आया कि फौरन इस महफिल को छोड़कर उठ आया था, मगर दोस्तों के सामने भरम भी तो रखना था। वो तो महफिल की जान था। जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि अचानक उठकर कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा मुझे, शायद मुझे नींद आ रही है, फिर कभी मिल बैठेंगे। महफिल छोड़कर वो घर आ चुका था और आकर बिस्तर पर गिरा था। सोने की कोशिश की तो कानों में सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी। बार बार हुरिया का चेहरा उसके सामने आ रहा था। ज़मीर बार बार मलामत कर रहा था कि वो इज्जत थी तुम्हारी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जानते भी हो वो आज कहाँ होगी, किस नौबत पर होगी? जाओ उसे वापस लेकर आओ। अंदर से आने वाली आवाज़ पर वो गहरी सांस खारिज करके उठ बैठा था। अभी फजर की आज़ानी गूंज रही थी जब उसने अपनी गाड़ी की चाबी ली और सुर्ख होती आंखों के साथ शहर की तरफ निकल गया। सड़कें इस वक्त कुछ सुनसान थीं, इसीलिए वो पूरी स्पीड के साथ शहर की तरफ जा रहा था। 2 घंटों में वो उस इलाके में पहुंच गया जहां पर हुरिया के माँ बाप का घर था। एक गहरी सांस खारिज करके उसने पहले सोचा कि दरवाजे पर दस्तक दूं, फिर ये सोचकर रुक गया कि कहीं वो सो न रही हो। मगर जैसे ही उसकी नज़र घर पर पड़ी तो घर को ताला लगा हुआ था, वही ताला जो उन्होंने इस घर से निकलते हुए लगाया था। वो आसपास देखने लगा। दरवाजे पर दस्तक थी, मगर घर बिल्कुल यूं था जैसे कई माह से खोला ही न गया हो। सुबह हुई तो कुछ लोग उसे आसपास से गुजरने लगे। वो हुरिया के बारे में पूछने लगा, मगर उन लोगों का कहना था कि हमने तो उसे काफ़ी महीनों से नहीं देखा, यहाँ पर तो वो वापस दोबारा आई ही नहीं। यही वो वक्त था जब उसे अपने दिमाग में झटके लगते महसूस हुए थे। अगर वो यहाँ नहीं थी तो फिर वो कहाँ थी? कहाँ ढूंढता वो उसे? कहाँ चली गई थी वो? उसने अपने कुछ और रिश्तेदारों से भी फ़ोन पर बात की और बहाने से पूछा, मगर किसी ने भी उसे हुरिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर खुद से कहने लगा, अरे मैं क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहा हूँ? मुझे क्या, मैं तो खुद चाहता था कि वो मेरी ज़िंदगी से चली जाए। अभी वो गाड़ी एक तरफ खड़ी करके गाड़ी से बाहर खड़ा कुछ सोच रहा था जब उसके 3 दोस्त गाड़ी में से दिखाई दिए। शहर में एक नया क्लब खुला था और इसको देखने आए थे कि अगली बार गांव में महफिल नहीं लगाएंगे, बल्कि असल मज़ा और सुकून तो यहीं क्लब्स में है। जब उन्होंने शहीर की गाड़ी को खड़ा देखा तो फौरन गाड़ी रोक दी। उसका दोस्त सरसलान कार से उतरकर नीचे आया और कहने लगा, यहाँ क्या कर रहे हो यार? अगर तुझे शहर आना था तो हमें बताता। मगर वो किसी तरह बात को टाल गया। वो तो हुरिया को बस किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था और ये भी सोच चुका था कि अपने माँ बाप को हकीकत बता देगा। मगर उसके दोस्त उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ क्लब की तरफ ले जाना शुरू हो चुके थे। मरता क्या ना करता, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, क्लब की रंग बरंगी रोशनियां भी मजीद भड़कती चली जा रही थी। इस क्लब में दाखिल होते तो वहां पर लड़के लड़कियां बिल्कुल ही पागल से हो चुके थे। शहीर ने पहली बार ये सब कुछ देखा था। गांव में भी वो रक्कासाएं बुलाते थे, मगर वो इस कदर बेबाक नहीं होती थी। फिल्में देख देख कर उसने अपने जहन में अपनी बीवी को लेकर जो नक्श बना रखा था, ठीक वैसी ही लड़कियां उसे इस जगह पर नाचती हुई दिखाई दे रही थी। छोटे छोटे कपड़े, जीन्स, शर्ट्स, बरहना कमर पर खुले बाल। एक लड़की 2-3 लड़कों के साथ मिलकर नाच रही थी। वो लड़के उसके वजूद के मुख्तलिफ हिस्सों पर अपने हाथ रखकर नाच रहे थे, मगर इस लड़की को कोई मसला ही नहीं था। अपनी आंखों से पहली बार जब शहीर ने यह मंजर देखा तो वो झुरझुरी सी लेकर रह गया था। अपनी सोच पर खुद ही लानत भेजकर कहने लगा,
लानत है तुझ पर शहीर खानज़ादा, तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तूने कैसे अपने लिए ये सोच लिया कि तू ऐसी बीवी से शादी करेगा? ये भी तो किसी की बहन बेटियां थी, कल को ये भी शादियां करेंगी। इन्हें तो अपने बाप भाई की इज्जत और गैरत का पास ही नहीं है। भला मैं ऐसी लड़की को कैसे अपना आइडियल मान सकता था? ये सब कुछ तो सिर्फ टीवी की हद तक ही अच्छा लगता है। शहीर अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि हुरिया एक बार फिर उसके जहन में आई और दिल तक ठंडक उतर चुकी थी। कितनी मासूम और अच्छी लड़की थी वो, नेक। उसने तो कभी अपने बाल भी किसी गैर के सामने नहीं किए थे, मगर मैंने उसके साथ क्या किया? ये सोचकर वो दिल बर्दाश्ता सा हुआ था जब माइक पर एक शख्स कहने लगा, अभी एक आइटम आपके सामने पेश किया जाने वाला है। जो भी उसकी सही बोली लगाएगा वो आज रात के लिए उसकी। ये सुनकर तो सबकी आंखें उस तरफ मरकूज हो चुकी थी। 40 से 45 साल का वो शख्स था जो बात कह रहा था। तभी उसका दोस्त अरसलान कहने लगा, यार इस क्लब में हर हफ्ते एक नई लड़की लाई जाती है और आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर लाया इसलिए कि हम आज की रात यहाँ पर रंगीन बना सकें। तभी वहाँ पर मौजूद गैलरी से 3 लड़कियाँ निकल कर आई थी, गिरती पड़ती झूलती हुई, जिनके चेहरों पर मास्क थे। उन्हें बेहद बेबाक मगरबी लिबास पहनाया गया था। सबकी नजरें उनके वजूद पर मरकूज थी। इनमें से एक लड़की झूलती हुई लड़खड़ाकर सीधा शहीर पर आ गिरी। शहीर के सीने से जैसे ही वो टकराई तो शहीर गुस्से में आ चुका था, मगर जैसे ही उसने अपना सर शहीर के सीने से हटाया तो शहीर का सांस सीने में ही अटक चुका था, क्योंकि ये तो हुरिया थी। वो उसे बाहों में पकड़ चुका था। क्या ये तुम हो खुदाया? मैं ये कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। उसके गाल थपथपा रहा था, मगर वो नशे में एक ही बात किए जा रही थी, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे छोड़ दो, बदले में मेरे हिस्से की जायदाद ले लो, मगर मेरी इज्जत मत खराब करो। वो मुसलसल ऐसे अल्फाज बोल रही थी जिसे सुनकर शहीर को अपना कलेजा कटता हुआ महसूस हुआ था। फौरन उसे बाहों में भर चुका था। अरसलान कहने लगा, अबे ये क्या कर रहा है, इसकी कीमत तो अदा कर। तभी एक शख्स आगे बढ़ा था, कहने लगा, कहाँ लेकर जा रहे हो इस लड़की को? जब तक इसकी कीमत अदा नहीं करोगे तब तक तुम्हें कहीं जाने नहीं दी जाएगी। मगर अगले ही पल उसने यक्के बाद दीगरे थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे थे। फौरन कॉल करके वहां पर पुलिस को बुलवा लिया था और उस शख्स को पकड़वाया था। जितनी भी लड़कियों को यहाँ पर जबरदस्ती नशा और अगवा करके लाया गया था, इन सब को बाजियाब करवा लिया गया था। मगर हुरिया को वो इन सब से अलग अपनी गाड़ी में लिटा चुका था। गाड़ी उसने बड़ी तेजी से अपने डेरे की तरफ बढ़ाई थी। आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे। बार बार हुरिया को देख रहा था, जबकि चेहरे पर नील के निशान वाजे हो रहे थे। मेकअप की परतों में वो नील छुप तो चुके थे, मगर अब वाजे थे। न जाने उसने क्या कुछ कहा था, मगर ये लड़की क्लब तक कैसे पहुंची थी? डेरे पर पहुंचते उसने हुरिया को उठाया और बिस्तर पर एक कमरे में ले जाकर लिटा दिया। फौरन यखनी बनवाकर उसके मुंह में डाली। गुज़िश्ता 1 माह से नशे की हालत में रहने वाली हुरिया को फिर भी होश नहीं आया था। उसे उठाकर अस्पताल ले जा चुका था, जहां पर 2 रोज तक उसका इलाज चलता रहा और तब जाकर वो मुकम्मल तौर पर होश में आई थी। जब उसने आंखें खोली तो एक पुराने से कमरे में मौजूद थी। चारपाई पर लेटी थी, दिल बड़ी जोर से धड़का था। 18 साल की उम्र में भी उसने जो कुछ देख लिया था, अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद मर ही चुका होता या फिर हार तस्लीम करके अपना सब कुछ लुटा चुका होता। आस पास उसने देखा, अपने वजूद पर एक नज़र डाली। उसकी चादर उसके सर पर मौजूद थी। कहाँ थी वो, उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था। कहीं कहीं उसकी इज्जत खराब तो नहीं हो चुकी थी? वो खुद से ही सवाल करने लगी और फूट फूट कर रोने लगी थी। उस रात उसने उस घर से कदम तो बाहर निकाल लिए थे, जिस पर अभी तक वो पछता रही थी कि एक बार अपने ताया को तो हकीकत से आगाह करती। मासूमियत में उसका कदम बाहर निकालना ही सबसे बड़ी गलती थी। जिस बस में वो सवार हुई थी वो बस धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। जानबूझकर ड्राइवर बस उस रास्ते से ले गया था जहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सारे इलाके के लोग उतरते जाएं और आखिर में वो लड़की अकेली रह जाए। जब बस खाली हो गई तो हुरिया काफ़ी घबरा चुकी थी। फौरन एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोककर वो हुरिया की तरफ आया और कहने लगा, लड़की घर से भाग कर आई है ना? चल एक काम करते हैं, 500 रुपया देता हूँ, मेरे साथ कुछ देर गुजार ले, फिर तुझे जहाँ कहेगी वहाँ छोड़ दूंगा। हुरिया को लगा जैसे पहाड़ उसके सर पर टूट पड़ा। उस शख्स से खुद को छुड़वा कर भागने लगी, मगर उसने हुरिया को गर्दन से पकड़कर अपने करीब करना चाहा। हुरिया ने अपना बैग उसके सर पर दे मारा और न जाने कैसे वहां से भाग आई। पाँव में जूते मौजूद नहीं थे। सड़क पर मुसलसल भागते हुए वो
ہیلپ ہیلپ چلا رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ 40 سے 45 سال کا شخص اور ایک عورت اس میں بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر مدد مانگنے لگی، سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ لوگ اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیں گے، مگر نہیں۔ وہ ایک کلب کے آنر تھے اور انہیں ایسی خوبصورت کم عمر لڑکیاں ہی تو چاہیے ہوتی تھی۔ حوریہ ان کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ گزشتہ 1 ماہ سے وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ اسے رکھ کر مسلسل منانے کی کوشش میں لگے رہتے کہ ہمارے لیے ناچو، مردوں کے ساتھ رات بتاؤ، بدلے میں پیسے دیں گے، شہرت دیں گے، مگر حوریہ نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا تھا۔ زبردستی اسے نشے پر لگا کر وہ آج اسے یہاں پر لائے تھے، مگر عین وقت پر وہاں پر شہیر خانزادہ پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ روتے ہوئے دیکھ ہی رہی تھی جب شہیر کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے سامنے شہیر کو دیکھ کر اس کا سانس سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ فوراً کہنے لگا کہ حوریہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ فکر مت کرو، ڈرنا مت، تم میرے پاس ہو، کوئی تمہیں بری نظروں سے نہیں دیکھے گا، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ شہیر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اس قدر نفرت اور غصے میں پاگل ہو چکی تھی کہ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر شہیر کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ اس کا منہ نوچ رہی تھی، اسے تھپڑ مار رہی تھی، کمرے میں موجود ہر ایک چیز شہیر پر پھینک رہی تھی۔ شہیر کے ماتھے سے خون کی لکیر نکلی تھی، ناک پر چھڑی لگنے کی وجہ سے ناک سے بھی خون نکل آیا تھا، مگر وہ چپ چاپ مجرموں کی طرح کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو حوریہ، خدا کی قسم مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ روتا ہوا اس کے قدموں میں گر چکا تھا، جبکہ حوریہ بھی ایک طرف ہٹ کر زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے مجھے کیا کچھ سہنا پڑا، مجھ جیسی شریف لڑکی کو کیا کچھ کرنا پڑا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ کیا چاہتے تھے تم میرے وجود کو؟ نوچنا چاہتے تھے نا؟ چلو ہوں میں تمہارے سامنے، جہاں سب کی میلی نظریں برداشت کرنی، آج تم بھی مجھے نوچ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چادر ایک طرف اتار کر پھینکی تھی۔ شہیر کے سامنے جیسے آئی تو وہ آنکھیں بند کر کے فوراً چادر اٹھا کر اسے اس میں لپیٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، مت بولو ایسا، پلیز مت بولو، کچھ نہیں ہوا تمہاری عزت کو، جب تک شہیر خانزادہ ہے کچھ نہیں ہوگا تمہاری عزت کو۔ جن لوگوں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے میں انہیں سزا دے چکا ہوں۔ ان سالوں کو نامرد کہتے ہیں، میں ایسی ایسی جگہ گولیاں ماری ہیں کہ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے، پل پل موت مانگ رہے ہیں۔ حوریہ روتے ہوئے انتہائی نفرت سے بولی کہ ان کو تو سزا دے دی، مگر خود کو کیا سزا دو گے؟ اور کیوں بچا کر لائے ہو مجھے؟ کس لیے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا، تمہارے ہوتے ہوئے تو مجھے احساس نہیں تھا حوریہ، مگر تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے محبت کر چکا ہوں، اور مجھے اب بھی تم سے محبت ہے۔ سب کچھ بھول جاؤ، دیکھو میں تم سے شادی کروں گا، ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ مگر حوریہ اپنا ہاتھ جھٹک چکی تھی، کہنے لگی، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی اس گھر میں واپس جاؤں گی، میرا ٹھکانہ وہی بدنام سمانہ گلیاں ہیں۔ مگر وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے زبردستی واپس گھر لایا تھا۔ سلطانہ بیگم اور افتخار صاحب نے اسے دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے، مگر شہیر انہیں ساری سچائی بتا چکا تھا۔ شہیر کے منہ سے یہ سن کر کے اس کی وجہ سے حوریہ کو وہاں سے جانا پڑا تو افتخار صاحب نے تو اسے پیٹ ہی ڈالا تھا۔ شاید زندگی میں آج تک کسی نے اتنی مار نہ کھائی ہو جتنی شہیر نے اپنے باپ سے کھائی تھی۔ روتے ہوئے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز مجھے معاف نہیں کرنا تو نہ کریں، مگر حوریہ کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ مگر حوریہ انکار کر چکی تھی۔ اس نے اس گھر میں رہنے کی یہی شرط رکھی تھی کہ ایک ہی شرط پر رہوں گی، دوبارہ مجھے یہ شخص اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ شہیر اس کی شرط پر پورا اترا تھا۔ وہ تبھی گھر آتا جب حوریہ سو چکی ہوتی یا جب اپنے کمرے میں ہوتی۔ محبت اس کے روم روم میں گردش کر رہی تھی۔ حوریہ کو حالات نے اس قدر بدل دیا تھا کہ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں۔ ایک شام جب وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہ شہیر کے کمرے کے پاس آئی تو اس کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ شہیر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اسے اس گھر میں واپس آئے ہوئے 3 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں شہیر کا بدلتا رویہ وہ دیکھ چکی تھی۔ صبح فجر کے وقت نماز کے لیے جانا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، وہ بالکل ویسا ہو چکا تھا جیسا حوریہ نے کبھی اپنا لائف پارٹنر سوچا تھا، مگر دل میں نفرت تھی کہ
कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मगर जब ताया जान ने हाथ जोड़कर उसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखना चाहता हूँ, सब कुछ भूल जाओ और मेरे बेटे को तस्लीम कर लो, तो अपने बड़ों की बात मानते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। मगर सुहाग रात का वो पहले ही शहीर को बता चुकी थी कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये शादी सिर्फ तुमसे मैंने अपने ताया और ताई की खुशी की खातिर की है। शहीर चुपचाप उसकी हर बात मानता, वो जैसा कहती वो वैसा ही करता गया। जिलहज का चांद नजर आने में भी काफ़ी दिन थे जब एक रोज़ वो आया। उसने अपने वालिदैन को बताया कि वो चाहता है कि इस बार वो दोनों हज पर जाएं। सुल्ताना बेगम और इफ्तिखार साहब की तो आंखों में आंसू आ चुके थे, दोनों ही अपने बेटे के बगल गिर हुए थे। एक तरफ खड़ी हुरिया ये सुनकर मुस्कुरा रही थी। जब वो चलता वो उसके करीब आया और उसके कुछ पेपर उसे पकड़ा दिए। हुरिया तो समझ न सकी, मगर जब देखा तो वो उसका और शहीर का टिकट था। कहने लगा, क्या मेरे साथ तुम हज पर चलोगी? न जाने उसके लहजे में कैसा असर था कि हुरिया की आंखों से आंसू निकला। वो फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे उसके दिल से मैल खत्म होने लगी। हरम शरीफ में खड़े होकर शहीर ने उससे माफ़ी मांगी थी और इस बार हुरिया ने नम आंखों के साथ शहीर को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो आगे ही उसकी मोहब्बत में बदल चुका था। दोनों जब वापस आए तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों का दूसरा जन्म हुआ है। दोनों अपनी नई ज़िंदगी का खूबसूरती के साथ आगाज़ कर चुके थे।